द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकॉनमी का 4th लेक्चर, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स को देखेंगे इकॉनमी के। फ्रेंड्स, ये हमारा इकॉनमी का लेक्चर सीरीज़ चल रहा है जो 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच होगा। इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जो GS2 सेक्शन 1 में आता है, उसे सेक्शन 2 में आता है, उसे हम लोग देख रहे हैं। फ्रेंड्स, द पीसीएस स्टडीज़ एक चैनल है यूट्यूब का, जिसमें हम लोग फ्री में 17 बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही इससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो हम लोग टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रहे हैं। जिस भी फ्रेंड को अगर प्रिपरेशन करना है तो किसी भी कोचिंग में 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से 17 बीपीएससी मेंस की तैयारी कर सकते हैं पूरा यूट्यूब से और टेलीग्राम चैनल से। सारा कंटेंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इकॉनमी का 4th लेक्चर, और 15 फरवरी के बाद से फिर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम लोगों ने पॉलिटी में भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ हम लोगों ने पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा। आज हम लोग इसे इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो रीजनल डिस्पैरिटी में यहाँ पे जो नोट्स दिया हुआ है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नीति आयोग ने एक 3 ईयर एक्शन प्लान पब्लिश किया था। उसमें बताया था कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ कैसे कैसे हैं और उसके इंडिकेटर्स क्या क्या होने चाहिए, जैसे पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन हैविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके बाद परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, पर्सन्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं रीजनल डिस्पैरिटी को। और अगर हम लोग रीजनल डिस्पैरिटी को अगर अच्छे से देखना चाहें तो ये मैंने खुद से एक डायग्राम बनाया था। आप अगर ऐसा डायग्राम एग्जाम में बनाते हैं तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये डायग्राम देख सकते हैं कि जैसे डिस्पैरिटी, तो डिस्पैरिटी किस किस बेसिस पे होती है, तो पॉलिटिकल लेवल पे कि विल ऑफ द पीपल, उसके बाद करप्शन, इस तरह से डिस्पैरिटी होती है। उसी तरह इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हम लोग बोल सकते हैं पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, एग्रेरियन इकोनॉमी कितना, सर्विस सेक्टर में लोग कितने, इसके बेसिस पे। कल्चर में फेयर, फेस्टिवल, टेम्पल्स, टूरिज्म के बेसिस पे डिस्पैरिटी होती है। उसी तरह सोशल डिस्पैरिटी होती है, मेन एंड वुमेन, एजुकेशनल स्टेटस, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, इस बेसिस पे। ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटी होती है, फॉरेस्ट होता है, कहीं मिनरल्स होते हैं, हिल स्पोर्ट्स, डेजर्ट, इस तरह से। उसके बाद हिस्टोरिक में जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे कुछ सेंटर्स या कुछ अर्बन टाउन्स का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, कुछ जगहों पे डेवलपमेंट कम हुआ, वो हो गया हिस्टोरिकल डिस्पैरिटी। डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी हो गया कि जहाँ कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, अर्बन सेंटर्स, जिनका डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा हो गया, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, इन सब जगहों का। वहीं कुछ जैसे छोटे शहर रह गए, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये हो गया डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी। ये कैटेगराइजेशन हुआ जो मैंने खुद से किया था। अब भी एग्जाम में इसी तरह का कुछ माइंड मैप जैसा बनाया करें तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये अब हम लोग देखते हैं नीड ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। क्यों डेवलपमेंट को बैलेंस होना चाहिए? क्योंकि ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी जो है उसे रीजनली बैलेंस होना चाहिए, हर जगह अनइक्वल नहीं होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिया को अच्छे से डेवलप करने के लिए हम लोगों ने 29 स्टेट्स में डिवाइड किया है। तो इस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए कि सभी में इक्वल लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो। हर स्टेट में डिफरेंट लेवल ऑफ अभी डिस्पैरिटी है, पर यही डिस्पैरिटी को हमें कम करना है। इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना है, वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स को कम करना है, अनप्लान्ड या हैज़ार्ड माइग्रेशन जो हो रहा है उसे कम करना है, इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म यानी कि नक्सलिज्म, इसे कम करना है, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना है। कॉजेज़ ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी ये हमने देख लिया ऊपर, हिस्टोरिकल क्या था, ज्योग्राफिकल, लोकेशन स्पेसिफिक, मोर एडवांटेज, ये सब हम लोगों ने देख लिया। ऊपर देखा हम लोगों ने ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ का। इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटीज़ यानी कि एक स्टेट में या एक रीजन के अंदर भी डिस्पैरिटीज़ हो सकती है, वो हम लोग देखते हैं। जैसे विदर्भ इन महाराष्ट्र, ये थोड़ा सा कम डेवलप्ड एरिया है और यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉट का कंडीशन रहता है। वहीं सौराष्ट्र इन गुजरात, यहाँ भी ड्रॉट का कंडीशन रहता है। वहीं अगर हम बिहार के पर्सपेक्टिव में बात कर लें तो यहाँ पे भी इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटीज़ मिलती है। जैसे नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, जो गंगा के साउथ में है और गंगा के नॉर्थ में, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी मिलती है। जैसे साउथ में भोजपुरी लैंग्वेज ज़्यादा चलता है, नॉर्थ में मगही लैंग्वेज ज़्यादा, मैथिली लैंग्वेज ज़्यादा चलता है। उसी तरह से नॉर्थ बिहार में जहाँ फ्लड का कंडीशन ज़्यादा होता है, साउथ बिहार में फ्लड की जगह पर ड्राउट का कंडीशन ज़्यादा होता है। साउथ बिहार में मिनरल बेस्ड ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़, नॉर्थ बिहार में एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादा है। तो ये सब कुछ डिस्पैरिटीज़ हैं जो हम लोग बोल सकते हैं कि इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी होती हैं। वैसे ही बहुत सारा स्टेट्स में दिया हुआ है,
जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सब स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में। और ये इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटीज़ अलग अलग बेसिस पे हो सकती है। जैसे कुछ स्टेट्स में कहीं पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो कहीं पे वाटर की कमी है, तो कहीं पे फॉरेस्ट है, तो प्लेट्यू है। इस तरह का इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटीज़ हो सकती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होता है? तो प्लानिंग कमीशन जो प्लान करती थी कि कैसे रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम किया जाए। अभी नीति आयोग प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है। फाइनेंस कमीशन जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देती है। और एक और होता है स्पेशल स्टेटस, वो होता है आर्टिकल 371 में दिया गया है। 371 का ABCD इस तरह से करके आर्टिकल है, आप उसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है उनके कंडीशंस को देखते हुए, डिस्पैरिटीज़ को देखते हुए। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स क्या क्या चल रहे हैं रीजनल डिस्पैरिटीज़ को दूर करने के लिए? तो सबसे फेमस जो है वो तो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो हमने देखा। उसके बाद और भी बहुत सारा चल रहा है प्रोग्राम, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन के लिए अलग, उसके बाद फिर हिली एरिया को डेवलपमेंट के लिए अलग से चल रहा है। बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन चल रहा है, हिली एरिया को डेवलप करने के लिए चल रहा है, विलेजेस को एक्सपेंशन के लिए, MSMEs को प्रमोशन के लिए, फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। ये सब बहुत सारा स्कीम्स चल रहा है। रेलवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, उसके बाद फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया जा रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इनलैंड पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। ये सब रीजनल डिस्पैरिटीज़ को दूर करने के बहुत सारे स्कीम्स हैं जो आप लिख सकते हैं। इससे कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी बढ़ेगा, ये हम लोग लिख सकते हैं। कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं बहुत सारा चीज़। फ्रेंड्स आइए अब हम लोग ये जो हमने देखा ऊपर, वो हमने एक मैगजीन या फिर एक नोट्स के फॉर्म में देखा। आइए अब हम लोग इसे सब कैटेगराइज करके देखते हैं कि रिफॉर्म करने की ज़रूरत जो है वो किस बेसिस पे है। तो यहाँ पे मैंने ये खुद से बनाया है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इनसे रिफॉर्म्स मेनली है कि रिफॉर्म्स क्या चीज़ में सुधार लाना है। तो पॉलिटिकल अगर सुधार लाना है तो वो दो टाइप का लाना है, एक तो लाना है इंस्टीट्यूशनल और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल। इंस्टीट्यूशनल में हमें लॉज बनाने चाहिए अच्छे। उसी तरह से अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो उसे सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री बनाई जा सकती है। जैसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर था, फिर बाद में उसे 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर बनाया गया। तो वैसे ही मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, उसके लिए बिल लाना चाहिए, जैसे डेटा प्रोटेक्शन के लिए लाया गया। कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, जैसे NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया। उस तरह का कोई कमेटी या कमीशन बनाना चाहिए, जैसे सच्चर कमीशन। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए सरकार को, जैसे रोड, फैक्ट्री, कैपिटल, एसेट्स डेवलप करने चाहिए। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप भी कोशिश करें कि एग्ज़ाम में आप इस तरह से लिखें प्रॉब्लम या सॉल्यूशन, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह इकोनॉमिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कैपिटल सब्सिडी, टैक्स रिडक्शन, ये सब हम लोग दे सकते हैं, मार्केट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक ब्रांडिंग कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स को में स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, इनोवेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, टीम वर्क को प्रमोट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो किसी भी टास्क को रिव्यू कर सकते हैं, असाइनमेंट्स दे सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, और गलती हो तो पनिशमेंट दे सकते हैं। बेसिक लेवल पे क्या करना चाहिए, तो एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने चाहिए। पर्सनल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, अपना एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मोरालिटी को चेंज करना चाहिए। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, ये सब कर सकते हैं। सोसाइटल लेवल पे क्या करना चाहिए, तो सोशल हार्मोनी होगा, नक्सलिज्म या कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म नहीं होगा तो ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो ये कुछ बेसिस थे रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कैटेगराइज करने का और उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं, जो है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार। आइए अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में टोटल करीब 30 टाइप के डिजास्टर्स पाए जाते हैं। और हम जब ये क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो हम लोग कोट करेंगे स्कॉलर्स को इस तरह से कि हम लोग क्या क्या कोट करेंगे, तो सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि एक सेंडाई नामक जगह में मीटिंग हुई थी, उसमें बोला गया था कि हम लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो डिज़ास्टर रिजिलियंट हो, यानी डिज़ास्टर आने पर उसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो वही है डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क। उसी तरह से हम लोग ISDR को कोट करेंगे, यानी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन।
एक यूएन की बॉडी है। उसी तरह हम लोग तीसरा कोट करेंगे एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो 2005 में भारत सरकार ने बनाई है। तो इन तीनों के बेसिस पे हम लोग आंसर को इसमें एग्जाम में लिखेंगे। जो भी हम लोग आंसर लिखेंगे तो उसमें ये तीनों को कोट करेंगे कि इसके द्वारा ये कहा गया, इसके द्वारा ये कहा गया, तो हमारा आंसर ज़्यादा ऑथेंटिक होगा और मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो डिजास्टर होता क्या है? अ डिसरप्शन ऑन मैसिव लेवल, आइदर नेचुरल और मैन मेड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड, ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल हार्डशिप। एज पर स्टैटिस्टिक्स 30 टाइप ऑफ डिजास्टर्स ऑकर इन इंडिया। ये हम लोग देख लेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये दो टाइप का होता है, रिस्क मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि डिजास्टर आने से पहले हम लोग उसे मैनेज करने की कोशिश करें, मतलब कि डिजास्टर आए ही ना, हम लोग इस तरह का कुछ उपाय करें, उसे हम लोग कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जब डिजास्टर आ चुका है तब हमें क्या करना है डिजास्टर से निपटने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में दोनों चीज़ों पे फोकस इक्वली हमें करना पड़ता है, ताकि डिजास्टर पहला तो आए ही ना, और अगर इनकेस आ गया तो फिर क्या करना है। तो हम लोग सेंडाई फ्रेमवर्क जो जापान में स्थित है, तो उसमें क्या डिस्कशन किया गया है डिजास्टर रिडक्शन के लिए 2015 से 30 के बीच में, तो वो हम लोग देखते हैं। ये दोनों चीज़ों के लिए है, नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर दोनों के लिए है। और इसमें कहा गया है कि अंडरस्टैंड डिजास्टर रिस्क। 4 प्रायोरिटी एरिया है कि डिजास्टर का रिस्क को अंडरस्टैंड करना है, स्ट्रेंथन करना है डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस को, उसके बाद करना है इन्वेस्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, और लास्ट है डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस हमें करना है। उसी तरह से हमें क्या क्या कोट करना है वो हमने पहले ही देख लिया, ISDR, NDMA और सेंडाई फ्रेमवर्क। और लास्ट में सेंडाई फ्रेमवर्क में क्या बोला गया है, बिल्ड बैक बेटर इन रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। यानी हमारा जो डिज़ास्टर में नुकसान हुआ, हम इस बार नेक्स्ट टाइम पे जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे वो पिछले बार से ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन करेंगे। यही था डिज़ास्टर रिडक्शन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क। अब डिज़ास्टर को हम लोग कैटेगराइज करते हैं किस बेसिस पे, तो नेचुरल डिज़ास्टर, बायोलॉजिकल डिज़ास्टर और मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर में हो जाएगा फिर कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन जो होगा, वाटर रिलेटेड या क्लाइमेट रिलेटेड, जियोलॉजिकल रिलेटेड, जैसे जियोलॉजिकल में हो गया अर्थक्वेक, वोल्केनो, क्लाइमेट रिलेटेड में हो गया साइक्लोन, वाटर रिलेटेड में हो गया फ्लड या ड्रॉट। उसी तरह बायोलॉजिकल तो या तो नेचुरल हो जाएगा या तो मैनमेड। मैनमेड में हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कोविड, बायोलॉजिकल में बहुत सारा डिज़ास्टर हो सकता है, जैसे बहुत सारा वायरस है, जैसे मलेरिया वायरस, इस तरह का। उसी तरह से मैनमेड वायरस में हम लोग मैनमेड डिज़ास्टर में बोल सकते हैं न्यूक्लियर डिज़ास्टर या इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर या कोई और अगर आए तो। ये हो गया कैटेगराइजेशन। यहाँ पे बहुत अच्छे से कैटेगराइजेशन दिया हुआ भी आप पढ़ सकते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो 2005 का जो NDMA एक्ट है उसमें बोला गया है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फ्रेंड्स, ये जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है वो आप इसे याद रखा करें, ताकि एग्जाम में अगर आप सेम टू सेम लिखते हैं ये डेफिनेशन और लिख देते हैं एज़ पर NDMA 2005 तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आप खुद का डेफिनेशन लिखते हैं उससे अच्छा है कि आप ये वाला लिखें तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इसमें क्या क्या कहा गया है, प्रिवेंशन ऑफ थ्रेट, रिडक्शन ऑफ रिस्क, रेडीनेस टू डील विथ एनी डिजास्टर, प्रॉम्प्टनेस इन डीलिंग विथ अ डिजास्टर, assessing the severity, rescue and relief, rehabilitation from prevention to post disaster। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये साइकिल है, ये उतना ज़रूरी नहीं है इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो NDMA वो क्या है। तो इसे 2005 में इस्टेब्लिश किया गया है एक एक्ट के माध्यम से जिसका नाम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसका ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड अ सेफर एंड डिज़ास्टर रिजिलियंट इंडिया। इसके हेड जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और सेक्रेटेरियल हेड जो होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। उसी तरह से नेशनल, इसके बाद NDMA के बाद फिर लाया गया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान जो 2016 में लाया गया, और ये अलाइन किया गया नेशनल प्लान विथ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन। यानी कि ये हुआ कि हमने NDMA 2005 में लाया था, फिर जब सेंडाई फ्रेमवर्क हमने साइन किया 2015 में, तो फिर उसे अलाइन करने के लिए 2016 में हमने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान लाया टू मेक इंडिया डिज़ास्टर रेजिलियंट, डिक्रीज लॉस ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड एंड असेस द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल।
उसी तरह से जैसे सेंटर में एनडीएमए है, उसी तरह स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है 2005 के अकॉर्डिंग, जिसके हेड जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं और वह डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। उसी तरह से उसके सब कैटेगराइजेशन में फिर हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं डीएम, वो होते हैं हेड इसके, और फिर उसी तरह से ब्लॉक लेवल पे बीडीओ होते हैं। तो आप अगर चाहें तो एग्ज़ाम में ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा वाला, इस तरह वाला, ये नेशनल लेवल का, इसके नीचे हो गया स्टेट लेवल का, इसके नीचे हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल का, इसके नीचे हो गया ब्लॉक लेवल का। इस तरह का आप डायग्राम भी बनाकर लिख सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके हेड जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं और वाइस चेयरमैन जो हैं वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स इसमें होते हैं। उसी तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक हमारे स्टेट में है, वो काम करता है मिटिगेशन, प्रिवेंशन, रिस्पांस, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और ये कैसे कैसे होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, रेजिलिएंट विलेज बनाया जाएगा, रेजिलिएंट लाइवलीहुड दिया जाएगा, रेजिलिएंट बेसिक सर्विसेज दिया जाएगा, रेजिलिएंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिलिएंट सिटीज़। इसमें बहुत सारे एक्शंस लिए जाएंगे, वो एक्शंस यहाँ पढ़ सकते हैं, वैसे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये तो था फ्रेमवर्क या प्लान पॉलिसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में वो। अब आइए हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक डिज़ास्टर्स जो हमारे स्टेट में आते हैं। तो मेन डिज़ास्टर्स इन बिहार, तो ये अर्थक्वेक जोन है। अर्थक्वेक जो है मेन डिज़ास्टर में आता है हमारे स्टेट में, तो वो अर्थक्वेक जो है वो 3 जोन्स में आता है, यानी कि अर्थक्वेक की जोनिंग की गई है, मैपिंग। तो बिहार जो है हमारे वो 3 जोन में आता है। आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार इज लोकेटेड इन हाई सिस्मिक जोन, बाउंड्री ऑफ टेक्टोनिक प्लेन। आप लोग जानते हैं, हम लोग ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय या इंडिया का स्ट्रक्चर, तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो वो जो बाउंड्री है फॉल्ट लाइन, उसी फॉल्ट लाइन में हमारा बिहार का कुछ पार्ट आता है। तो इस कारण से बिहार जो है वो हाई रिस्क जोन में भी आता है, जो बिहार नेपाल बॉर्डर है। और 8 जो डिस्ट्रिक्ट है वो हाईली वल्नरेबल है और सेस्मिक जोन 5 में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जोन 3, 4 और 5 इंडिया को जो बहुत सारे जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो उस जोन्स में से जोन 3 में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जोन 4 में 24 डिस्ट्रिक्ट्स और जोन 5 में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान होने का प्रोबेबिलिटी जोन 5 में रहता है और सेफ थोड़ा जोन 3 होता है। तो जोन जो 5 है जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट है, और उन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में से 2 जो है मधुबनी और सुपौल, इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्रेट रहता है। बिहार में कुल 3 सबसे बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं, उसमें एक 1934, 1988 और 2011, यानी पिछले 100 ईयर्स की बात करें तो ये 3 मेजर अर्थक्वेक आ चुके हैं। फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं कि अर्थक्वेक जोन्स इस मैप में दिया हुआ है हमारे स्टेट का। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल 2-3 दिन पहले ही करवा दिया गया है, तो आप आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है हमारे स्टेट का, ये जोन 3 में है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये जोन 4 में है। और जो हाई रिस्क वाला है वो बिहार नेपाल बॉर्डर जो है, 8 जो जिले आते हैं इसमें, ये 8 जिले, ये है जोन 5 में। ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है जोन। और जोन 3 जो है ये थोड़ा सेफ है क्योंकि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है छोटा नागपुर वाला उससे अटैच है। और ये हाई रिस्क में 5 वाला इसलिए है क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में आता है। अब आइए हम लोग देखते हैं फ्लड। तो फ्लड में हम लोग देखते हैं, सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि फ्लड जो होता है वो 4 कैटेगरी का होता है। हम लोग इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये एग्जाम में आ भी चुका है 67th बीपीएससी मेंस में। तो ये मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन 67th बीपीएससी में, तो फ्लड पे क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्लड हम लोग देखते हैं कि टोटल 4 टाइप के होते हैं और 2008 में सबसे वर्स्ट फ्लड आ चुका है। ये हमें कुछ फैक्ट्स हैं, ये याद रखने हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि फ्लड क्या होता है। तो पेरेनियल और नॉन पेरेनियल रिवर दोनों हैं हमारे स्टेट में। जो नॉर्थ ऑफ गंगा है वो पेरेनियल है, और जो नॉन पेरेनियल है वो साउथ ऑफ गंगा में पाए जाते हैं। और हमारे स्टेट में जो रिवर्स हैं वो हाई सेडिमेंट लोड लेकर आते हैं हिमालयन बेल्ट से। रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है 3 मंथ में, और जिसके कारण क्या होता है कि हाई पेरेनियल लोड जो होता है
स्पेशली कोसी रिवर का। इसके कारण फ्लड हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा आते हैं। जो चार कैटेगरी होते हैं फ्लड के, आइए हम लोग उसे देखते हैं। जो पहला कैटेगरी होता है उसे बोलते हैं फ्लैश फ्लड, यानी जो अचानक से आता है, अचानक से चला जाता है। और लीड टाइम जो होता है वो 8 आवर होता है, यानी कि 8 घंटे में ही आकर चला भी जाता है। तो ये क्या होता है कि अचानक से जब रेनफॉल हो जाती है तब ये आता है, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्लैश फ्लड। उसी तरह से सेकंड कैटेगरी जो होता है वो होता है रिवर फ्लड, यानी नदियों में जो बाढ़ आता है। इसका लीड टाइम होता है 24 आवर, यानी 24 आवर से ज़्यादा रहता है। वाटर 1 वीक या इससे ज़्यादा तक रह जाता है। जी आमतौर पर हमारे स्टेट में देखा जाता है, नॉर्थ बिहार में जो फ्लड आता है वो जनरली रिवर फ्लड ही होता है। फ्लैश फ्लड कभी कभी आता है, ये खासकर उन पहाड़ी क्षेत्रों में आता है जहाँ पे रिवर पाए जाते हैं। उसी तरह से कैटेगरी 3 जो होता है वो होता है ड्रेनेज कंजेशन इन रिवर कन्फ्लुएंस, यानी कि ड्रेनेज जो होता है वो जहाँ रिवर से मिलता है वहाँ पे अगर कंजेशन आ जाए तो ये शहरों में फैल जाता है पानी, उसे हम लोग कहते हैं ड्रेनेज कंजेशन रिवर कन्फ्लुएंस वाला फ्लड। उसी तरह लास्ट कैटेगरी जो होता है वो होता है परमानेंट वाटर लॉग एरिया। जो ये साउथ बिहार का जो दियारा लैंड है उसमें ये परमानेंट वाटर लॉग एरिया वाला फ्लड आता है। या फिर जो वेटलैंड वाला एरिया होता है उसमें अगर पानी और भर जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं वाटर लॉग फ्लड। तो आज से हम लोगों को याद रखना है कि फ्लड जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। फ्लैश फ्लड, उसके बाद रिवर इंड्यूस्ड फ्लड, ड्रेनेज कंजेशन फ्लड। ये ड्रेनेज कंजेशन वाला स्पेशली अर्बन एरियाज में आता है, ये अर्बन फ्लड भी है एक तरह का। और वाटर लॉग फ्लड, ये 4 कैटेगरी है फ्लड के, ये हमें याद रखना है। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि 73% ऑफ द एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार इज़ प्रोन टू फ्लड, जिसमें से 28 जिले जो हैं हमारे स्टेट के वो फ्लड प्रोन है, जिसमें से 15 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मोस्टली फ्लड अफेक्टेड एरिया है। और ये हम लोग देखते हैं, ये ऐसा अगर आप मैप एग्ज़ाम में बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ये हमने दिखाया कि यहाँ पे ये बिहार स्टेट है हमारा और ये गंगा है जो डिवाइड करती है। नॉर्थ में फ्लड आता है बिहार में और साउथ में ड्रॉट आता है। तो हम लोग ये देखते हैं, ये मैप है देखिए उसी से रिलेटेड बनाया हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमने पहले अर्थक्वेक देखा फिर फ्लड देखा, आइए अब हम लोग ड्रॉट देखते हैं। तो ड्रॉट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट रेनफॉल, जो नॉर्थ बिहार में भी आती है पर कम और साउथ बिहार में ज़्यादा, क्योंकि साउथ बिहार जो है वो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है और छोटा नागपुर प्लेट्यू का रिसीडिंग एरिया है, जिस कारण से वहाँ पे ड्रॉट आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। डिस्ट्रिक्ट्स लाइक मुंगेर, नवादा, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, गया जो ये साउथ बिहार वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रिसीडिंग एरिया वही है, वहाँ पर ड्रॉट आता है। नेक्स्ट डिजास्टर हम लोग देखते हैं हीट वेव और कोल्ड वेव। हीट वेव जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ अबनॉर्मली हॉट वेदर एक्सपेक्टेड टू बिकम मोर फ्रिक्वेंट। ये गर्मियों के दिनों में होता है और इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं ओल्ड एज, यंग या फिर वल्नरेबल ग्रुप। उसी तरह कोल्ड वेव जो होता है वो उसका मतलब भी वही होता है, अब नॉर्मली कोल्ड जब हो जाता है वेव्स तो उसे हम लोग कहते हैं कोल्ड वेव। ये स्पेशली गया वाले रीजन में आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गया ही सबसे गर्म या सबसे ठंडा डिस्ट्रिक्ट है हमारे स्टेट का। अब फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो क्या चीज़ में हेल्प करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। हम लोग लर्न करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं फ्लड को, सीवियर स्टॉर्म, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक एरप्शंस, सुनामी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन काइंड एंड हिज वर्क्स। उसी तरह से रिलेटेड डिजास्टर इन्वायरमेंट जो होता है, बिल्ड करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट को, और पॉलिसी इन्वायरमेंट, ये सारे चीज़ों में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मिनिमाइज बाय क्रिएटिंग प्रॉपर अवेयरनेस, यानी डिजास्टर्स का जो इम्पैक्ट होता है उसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से। स्पेस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जीआईएस के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग से और सैटेलाइट्स की मदद से। जैसे हम लोगों ने टीवी पे वेदर रिपोर्ट जब देखते हैं हम लोग, तो उस जो वेदर रिपोर्ट बनता है वो हम लोग जानते हैं कि वो रिमोट सेंसिंग के मदद से बनाया जाता है, जिसमें सैटेलाइट्स का यूज़ होता है। तो उन्हीं सैटेलाइट्स का हम लोग यूज़ करते हैं फ्लड या ड्रॉट ये सबको असेसमेंट करने के लिए। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ रिमोटली सेंस्ड डेटा।
उसी तरह से यूज टू फैसिलिटेट मेजरमेंट, मैपिंग, मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग ऑफ वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स रिलेटेड टू नेचुरल फेनोमेना। हजार्ड मैपिंग करते हैं। उसी तरह से रोल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस तरह के करते रहते हैं, जैसे मद्रास में आईआईटी मद्रास जैसे है, या जो डिफरेंट आईआईटीज़ हैं, आईआईएससी बेंगलोर जो है, ऐसे बहुत सारे हैं। उसी तरह से आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ास्टर को मैनेजमेंट किया जा सके, रिमोट सेंसिंग किया जा सके, रडार का इस्तेमाल किया जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। हम लोग हमेशा सैटेलाइट्स छोड़ते रहते हैं जिनका एक एम ये भी रहता है कि डिज़ास्टर को मैनेजमेंट करना। आइए अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ इंटरनेट ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इंटरनेट का दो तरह का रोल होता है, एक तो होता है वेबसाइट का और दूसरा होता है ऐप्स का, और तीसरा होता है सोशल मीडिया। हम लोग अलग अलग वेबसाइट्स या फिर मोबाइल ऐप्स के मदद से डिज़ास्टर को ट्रेस करते हैं। जैसे बिहार में जैसे हम लोग के पास डिज़ास्टर है इंद्रव्रज, ये एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ऐप है, बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसमें हम लोग जो बिजली गिरती है आसमान से, जो इसे थंडरिंग या लाइटनिंग कहते हैं, तो उससे के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है और बताया जाता है कि कब कहाँ पे बिजली गिरेगी। तो उस ऐप का नाम है इंद्रव्रज। उसी तरह से आईएमडी के बहुत सारे ऐप्स या वेबसाइट है। आईएमडी के वेबसाइट पे आप लोग ट्रेस कर सकते हैं कि हीट वेव, कोल्ड वेव, मॉनसून, ये सब वही इंटरनेट का मदद लिया जाता है। और रोल ऑफ सोशल मीडिया भी इंटरनेट में आता है, जैसे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक या ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसकी मदद से हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं डिज़ास्टर आने वाला है, या फिर कहीं पे अगर डिज़ास्टर कोई आया है तो, या गवर्नमेंट चैनल्स पे अगर हम लोग लिंक हैं तो गवर्नमेंट तरह तरह से इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इंटरनेट के माध्यम से। तो उसी का रोल है, रोल ऑफ इंटरनेट ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। वार्निंग और फोरकास्टिंग में मदद मिलता है इससे। स्टेट और सेंट्रल लेवल पे कोलैबोरेशन होता है जिससे कि हम लोग डिज़ास्टर को मैनेज करते हैं। केस स्टडी यहाँ पे उड़ीसा का दिया है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो आप इसे मत भी लिखिएगा, इसके जगह पे जो मैंने आपको बताया इंद्रव्रज, वो आप लिख सकते हैं केस स्टडी में एग्जाम में, कि हमारे स्टेट के द्वारा एक ऐप बनाया गया है इंद्रव्रज, जिसका बहुत मदद मिल रहा है थंडरिंग या लाइटनिंग से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए। उसी तरह से रोल ऑफ लोकल होता है। लोकल्स का डिजास्टर में क्या होता है रोल, तो ऑन डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर। ऑन डिजास्टर जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई ऐसा डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, तो उसमें रिलीफ प्रोवाइड करना। रोल नॉलेज ऑफ टोपोग्राफी, यानी कि अगर कोई हिली एरिया है और वहाँ पे कोई डिजास्टर आ गया है तो उस एरिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज उन लोकल लोगों को होगी, तो वो अगर मदद करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो वो फर्स्ट हैंड हेल्प प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज ऑफ टोपोग्राफी रहती है, रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से पोस्ट डिजास्टर में उनका रोल रहता है रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन में। तो ये हमने देखा। उसी तरह से रोल ऑफ सैटेलाइट, तो ये हमने पढ़ा कि EOS, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ये बहुत सारे सैटेलाइट्स, जब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करते हैं जिनका रोल रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, बेटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शिप्स जाती हैं, जो फिशरमैन शिप्स होती हैं कोस्ट, सी कोस्ट में, उनको एक वॉकी टॉकी या सैटेलाइट फोन टाइप का कुछ दिया जाता है ताकि वो लोग अच्छे से कांटेक्ट कर सके। वो सारा कुछ सैटेलाइट फोन जो होता है वो सैटेलाइट से चलता है। तो ये सैटेलाइट का रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए। ड्रोन्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं सर्वे के लिए, या फ्लड प्रोन एरिया को देखने के लिए ट्विटर का यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने बताया कि आईआईटी मद्रास जैसे कर रही है, तो वो सब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम लोग यही लिख सकते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी का, लोकल्स का, सैटेलाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा रोल होता है, जिस कारण से हमें इसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ इसके यूज़ को सबको सिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे ओल्ड एज होते हैं ज़्यादातर, उन्हें इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो उन्हें अवेयर करना चाहिए टेक्नोलॉजीज़ का। उसी तरह से इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहिए कि इंटरनेट जगह जगह पे हो, अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, ताकि लोग अच्छे से इसे इस्तेमाल कर सके डिज़ास्टर के टाइम पे। अब आइए हम लोग देखते हैं फ्लड प्रॉब्लम इन बिहार। फ्रेंड्स, हम लोग
डिज़ास्टर को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ तो हमने बहुत सारा डिज़ास्टर देखा ऊपर वाले चैप्टर में, जिसमें कि अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, हीट वेव, कोल्ड वेव, उसके बाद टेक्नोलॉजी का रोल, ये सारा कुछ देखा। अब हम लोग दो डिज़ास्टर को बहुत डिटेल में देखते हैं, ये है फ्लड और ड्रॉट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है हमारे स्टेट में। तो हम लोग देखते हैं कि 73% ऑफ द फ्लड एरिया जो है वो नॉर्थ बिहार में है, यानी नॉर्थ बिहार को अगर हम लोग 100 मान ले तो उसका 73% पार्ट जो है वो फ्लड अफेक्टेड है हमारे नॉर्थ बिहार में। और इंडिया का जो फ्लड लैंड होता है उसका 16% हमारे स्टेट में पाया जाता है, जो कि करीब 28 डिस्ट्रिक्ट होता है, जिसमें से 15 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उनके द्वारा बताया गया कि 73% जो है वो डिजास्टर प्रोन है नॉर्थ बिहार का, ये हम लोग जानते हैं। जिसमें से 12 डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्लड आया था, ये हम लोग देखते हैं कि 2019 में 12 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड आए थे नॉर्थ बिहार में, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह से जो मोस्ट इनफेमस यानी कि कुख्यात जो होता है इनफेमस 2008 का फ्लड है हमारे स्टेट में। नॉर्थ बिहार का जो फ्लड लैंड है वो हमने देखा कि 16% है। और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है फ्लड प्रोन वो है दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है। साउथ बिहार जो है वो परमानेंट फ्लड नहीं आता पर कभी कभी आ जाता है, जैसे नॉन पेरेनियल रिवर्स है, साउथ बैंक ऑफ गंगा है, उसमें कभी कभी फ्लड आता है, जिससे मेजरली अफेक्टेड होते हैं भोजपुर, पटना, नालंदा। यहाँ पे कुछ अदर डिजास्टर है उनके बारे में दिया हुआ है कि थंडर, जिसमें 401 डेथ हुआ है 2020 से 21 के बीच में। हीट वेव जो है वो है, कोल्ड वेव, साइक्लोन, वाइल्ड फायर, ये सब कुछ अदर डिजास्टर्स है हमारे स्टेट में अकॉर्डिंग टू ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2023। बिहार इज द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट टू क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, ये हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम में। फ्लड प्रोन एरिया अगर आपको दिखाना हो नॉर्थ बिहार का तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हमारा स्टेट, ये गंगा है, ये फ्लड प्रोन एरिया है, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। कॉजेज ऑफ फ्लड इन बिहार, तो ये दिखाना बहुत आसान है कि जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया है कि ये हिमालय है, ये नेपाल का तराई है, ये हिमालय है, कोसी यहाँ से आ रही है, कोसी बैरेज है, और यहाँ पे ये फ्लड प्रोन एरिया है। क्योंकि ये लेंथ बहुत शॉर्ट है और ये पीक बहुत हाई है, तो कोसी बहुत हाई से उतरती है और ये जो एरिया है ये बहुत छोटा है, इस कारण पानी यहाँ पे बहुत तेजी से फैलता है, जिस कारण से यहाँ कोसी का फ्लड बहुत ज़्यादा आता है, तो ये एक कारण है। उसके बाद अदर जो रिवर्स है उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे कोसी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, अधवारा, ये कुछ रिवर्स है जिनसे फ्लड हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा आता है। अदर मेजर कॉजेज जैसे वीक इम्बैंकमेंट, ऑलरेडी ओवरलोड रहता है गंगा पे तो उसमें पानी उतना अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। पहला फ्लड पॉलिसी आया था हमारे स्टेट में 1954 में। डैमेज किस तरह का होता है फ्लड से, तो डायरेक्ट डैमेज और इनडायरेक्ट डैमेज होता है। डायरेक्ट डैमेज जो होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का होता है, क्रॉप्स का होता है, एनिमल हस्बेंड्री में होता है, स्ट्रक्चर्स टूट जाते हैं, डैम इम्बैंकमेंट टूट जाता है, पुल पुलिया बह जाता है, तो ये सब कुछ डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में है जैसे सोशल, साइकोलॉजिकल, मेंटल प्रेशर जो होता है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ड्रिंकिंग वाटर एपिडेमिक, ये सब का कुछ है प्रॉब्लम। उसी तरह से इससे सॉल्यूशन क्या है, तो इम्बैंकमेंट बनाना, रिवर फ्लड, रिवर जिसमें फ्लड आता है उसके जो फ्लोर होते हैं उसे क्लीन करना, ड्रेजिंग जिसे कहा जाता है वो करना। परमानेंट सॉल्यूशन है डैम बनाना, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में डैम बनाए जाते हैं रिवर में। उसी तरह से लिंक करना, जो 6 लिंक कैनाल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो 6 लिंक कैनाल जो हमारे स्टेट में बनेंगे, जिसमें सबसे पहला तो है कोसी मेची, उसी तरह से गंडक, घाघरा, सोन, ये सबको कनेक्ट करने के लिए जो लिंक कैनाल्स हमने 6 पढ़ा है कि हमारे स्टेट से गुजरेगा, तो वो कैनाल से लिंक किया जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। उसी तरह से डिक्रीज करना लोड ऑफ गंगा, गंगा रिवर के जो वाटर है उसे शिफ्ट करना साउथ बिहार में, तो वो एक सॉल्यूशन हो सकता है। जो लिफ्ट इरिगेशन भी हमने पढ़ा कि कैसे रिवर वाटर को लिफ्ट करके उससे कैनाल बनाया जाता है, जो हमने 6 लिंक कैनाल्स पढ़ा था, तो उसमें लिंक कैनाल्स में हमने पढ़ा कि कैसे वाटर को लिफ्ट भी किया जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं, ड्रॉट इन बिहार। हम लोग ड्रॉट इन बिहार देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ड्रॉट अगर हमारे स्टेट में आता है तो उसका कैटेगरी होता है
कि अगर 67 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल अगर होता है हमारे स्टेट में तो हम लोग कहते हैं कि ड्रॉट आया है। ये कुछ फैक्ट्स एंड डेटा है, आप इसे याद रखिएगा। मेजर ड्रॉट प्रोन एरिया है वो है मुंगेर, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर। ये आप देख सकते हैं कि ये मेजरली साउथ बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि नॉर्थ बिहार में जैसे फ्लड आता है वैसे ही साउथ बिहार में ड्रॉट आता है। कॉजेज ऑफ ड्रॉट इन बिहार, तो हेवी डिपेंडेंस होता है मानसून रेनफॉल पे, इस कारण से, क्योंकि मानसून जो है वो 3 ही महीना रहता है, बाकी के सीजन्स में पानी की कमी हो जाती है। जो 108 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल हमारे स्टेट में होता है, जिसमें से 85% जो होता है वो मानसून के टाइम पे ही आता है सिर्फ, जिस कारण से इशू होता है। लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, हमारे स्टेट में इरिगेशन की फैसिलिटी थोड़ी कम है, कैनाल्स कम है, और उसके बाद फिर अगर खेतों में पानी पटाए जाने की बात है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी या नो हाउ नहीं रहता है, और अगर रहता भी है तो हाई कॉस्ट आने के कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ पॉन्ड्स, हाई अर्बनाइजेशन होने के कारण पॉन्ड्स की कमी होते जा रही है। अगर आपको ड्रॉट प्रोन एरिया दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हमारा स्टेट है, ये गंगा रिवर है, उसके साउथ में ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। आप इस तरह से दिखला सकते हैं। डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया, हमारे स्टेट में फॉरेस्ट बहुत कम है, करीब करीब 7% फॉरेस्ट है हमारे स्टेट में। वहीं अगर कुछ ट्राइबल स्टेट्स की बात करें, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो इनमें फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से रेनफॉल ज़्यादा होता है। आउटकम क्या होता है ड्रॉट आने से, कि क्रॉप का फेलियर होता है। क्रॉप फेलियर हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जिसके कारण से इकोनॉमी कोलैप्स कर जाता है। ड्रॉट आने से लोगों के पास काम नहीं है तो वो माइग्रेट कर जाते हैं। डिक्लाइन इन स्टेट इकोनॉमी, स्टेट का इकोनॉमी डिक्लाइन कर जाता है इन सब कारण से, क्योंकि अर्निंग नहीं हो पाती, एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। इस कारण से फिर स्टेट्स जो है वो केंद्र सरकार से राहत पैकेज की डिमांड करते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बीइंग को लॉस नहीं होता ड्रॉट आने से, बहुत सारे पेड़ पौधे, उसके बाद फ्लोरा एंड फौना, सबको लॉस हो जाता है। तो वही हो गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या है ड्रॉट से बचने के लिए, तो डैम बनाना चाहिए। जैसे साउथ और साउथ वेस्ट जो रीजन है वहाँ पे डैम बनाया जा सकता है, जो सोन नदी पे, जैसे डेहरी ऑन सोन है, ऐसा बहुत सारा हम लोग बैरेज या डैम्स बना सकते हैं। उसके बाद फिर लिफ्ट इरिगेशन किया जा सकता है, कैनाल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है वो किया जा सकता है। उसके बाद फिर ये देखिए हमने ये पढ़ लिया, उसके बाद फिर पॉन्ड्स और टैंक्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो चेक डैम्स होते हैं, चेक डैम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्रॉट को कम करने के लिए, क्योंकि वो अब वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा एक टूल है। इस कारण से जहाँ जहाँ पे चेक डैम्स बनाए जाते हैं वहाँ पे ड्रॉट आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। तो ये स्ट्रेटजी भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हमें चेक डैम्स बनाने चाहिए जगह जगह, जो छोटे रिवर्स है या रिव्यूलेट्स है उस पर प्रमोट करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमारे स्टेट में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कल्चर थोड़ा कम है, जिसे हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि वाटर पर्कुलेशन जो है वो बढ़े, जो वाटर रन ऑफ है वो कम से कम हो। उसी तरह से और क्या सोर्सेज होने चाहिए, तो ड्रॉट से बचने के लिए अर्ली वार्निंग या मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। रिजुविनेट करना चाहिए ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को। उसी तरह से अल्टरनेटिव फार्मिंग करनी चाहिए, ऐसे क्रॉप्स लगाने चाहिए जिसमें वाटर डिमांड कम हो। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं मिलेट्स, हमें मिलेट्स को प्रमोट करना चाहिए। उसी तरह से लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब हमें प्रमोट करना चाहिए, स्पेशली गोट रियरिंग, क्योंकि गोट रियरिंग में वाटर का ज़रूरत कम होता है। अगर हम लोग कंपेयर करें जैसे कि लाइव स्टॉक में कैटल रियरिंग और गोट रियरिंग में, तो गोट रियरिंग जो होता है उसमें वाटर डिमांड कम होता है, क्योंकि गोट जो होता है वो ड्रॉट प्रोन एक एनिमल माना जाता है। तो हम लोग गोट रियरिंग को प्रमोट कर सकते हैं। उसी तरह से टाइमली अवेलेबल ऑफ क्रेडिट एंड क्रॉप्स होना चाहिए। धान की जगह हम कुछ ऐसा फसल उगाएं जिसमें वाटर डिमांड कम हो। गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए लैंड यूज प्लानिंग को, चकबंदी करनी चाहिए, तालाबों को प्रमोट करना चाहिए। उसी तरह से ये हमारा खत्म हो गया फ्रेंड्स डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आइए हम लोग देखते हैं स्टेप्स बाय बिहार गवर्नमेंट अगेंस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। ये कुछ 11 स्टेप्स करीब है, 15 स्टेप्स है। ये हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारे स्टेट ने स्टेप्स लिया है डिजास्टर मैनेजमेंट को रोकने के लिए। ये हमारा लास्ट आज का टॉपिक होगा प्रिंटेड नोट्स का।
उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ टॉपिक्स जो है वो हम लोग रमेश सिंह के बुक की देख ले। हम लोग रमेश सिंह बुक को पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग उससे देखेंगे। नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा पूरा बुक का, लेकिन उसमें से कुछ जो सिलेक्टिव टॉपिक्स है वो हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग 9 और 10 को इकोनॉमी डिस्कस करेंगे रमेश सिंह की। उसके बाद 11 से 15 में 5 दिनों में हम लोग ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो और 2 दिन, आज तो कंप्लीट हो गया 8 को, उसके बाद फिर 9 और 10 को हम लोग रमेश सिंह इकोनॉमी का कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स देखेंगे। नोट्स पूरा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और फिर 11 से 15 के बीच में हम लोग ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश हुआ था 2007 में 6 नवंबर को, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ये कुछ स्टेप्स है हमारे स्टेट का अगेंस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1973 में। इंडिया का पहला स्टेट है जिसने रोड मैप बनाया था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। नेशनल फ्लड कंट्रोल कमीशन बनाया गया है पटना में, जिसका हेडक्वार्टर है। लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है बिहार शरीफ में। उसी तरह से फोकस ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर किया जा रहा है, जैसे सकरी नाला, कोसी, गंगा, इनको इंटरलिंक किया जा रहा है। हर घर गंगा जल स्कीम लाया गया है। 9th बटालियन ऑफ NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, उसका 9th बटालियन को पटना में स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें 1149 पर्सनल्स है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया है स्टेट लेवल पे। इंस्टीट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009 और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम 2016, इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लाइटनिंग सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं हमारे स्टेट में, और एक ऐप है इंद्रव्रज जो 40 मिनट पहले बता देता है कि कहाँ पे थंडरिंग होने वाली है, तो उसे इंस्टॉल किया जा रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन और वाटर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स का अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। इंस्टॉल किया जा रहा है डॉपलर रडार पटना और पूर्णिया में। सीवेज क्लीनिंग सिस्टम किया जा रहा है, ताकि जो हमने पढ़ा था कि 4 टाइप के फ्लड होते हैं, उसमें से एक हमने ये भी पढ़ा था अर्बन फ्लड यानी ड्रेनेज कंजेशन फ्लड, तो वो ना आए उसके लिए सीवेज क्लीनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इकोनॉमी का प्रिंटेड नोट्स देखा, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट इकोनॉमी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। स्पेशली जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 2 दिन में हम लोग रमेश सिंह इकोनॉमी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 15 तारीख तक ज्योग्राफी, और फिर 16 से 20 के बीच में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा GS2 का जो पेपर होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो द PCS स्टडीज़ में आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द PCS स्टडीज़। थैंक यू।